दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 16वां भाग है। इसमें हम राजनीतिक दर्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। राजनीतिक दर्शन, चिंतन और विचारकों के क्रम का ये तीसरा भाग है। दोस्तों, ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें जो है हम राजनीतिक दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है उसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है। टू पार्टी सिस्टम या जो द्विदलीय पद्धति होती है उसका क्या लाभ नहीं है। ऑप्शन है आपके अस्थायित्व, पूर्वानुमेय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण और समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो सही उत्तर है दोस्तों, द्विदल पद्धति का लाभ नहीं है। ये है निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। दोस्तों, द्विदलीय पद्धति का एक लाभ होता है कि इससे स्थिर सरकार होती है, अस्थायी नीतियों का निर्माण होता है, शासन का स्वस्थ और रचनात्मक विरोध होता है और पूर्वानुमेय भी होता है। लेकिन द्विदलीय पद्धति में क्या होता है कि राजनीतिज्ञों में असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होने पाती है और वे जानते हैं कि आज का विरोधी दल कल का शासक दल होगा। इसलिए वे केवल रचनात्मक विरोध करके शासन को सुचारू रूप से नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके विपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। ये कथन अरबिंदो या महर्षि अरविंद का है। अरविंद घोष जो थे वो राष्ट्रवाद और मानवीय एकता से ओतप्रोत राष्ट्रभक्त थे और इनका विचार गरमदली नेता तिलक, लाजपत राय, पिल्लई, केलकर आदि के विचारों से मेल खाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि महर्षि अरविंद घोष ने वंदे मातरम में एक लेख लिखा था, राष्ट्रवाद राष्ट्र में निहित दैवी एकता का साक्षात्कार करने की उत्कट अभिलाषा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन है आपके प्रशासन का मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण कार्य सौंपता है। सही नहीं है। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। सही है। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता नहीं करती हैं। गलत है। और सहायक अभिकरण नीतियों में सुधार का सुझाव देते हैं। ये भी गलत है। दोस्तों, सहायक इकाइयां जो होती हैं प्रमुख कार्यकारी या जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसकी सहायता करती हैं। इनका कार्य होता है तथ्यों को इकट्ठा करना और महत्वपूर्ण विषयों को विचार के लिए कार्यपालिका के सम्मुख प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, जैसे ही हम आस्टीन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये टिप्पणी किसने की थी। ऑप्शन है आपके लॉक, गैटेल, लीकाक और हालैंड। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन लीकाक का है। संप्रभुता संबंधी जो आस्टीन के विचार हैं, आस्टीन का सिद्धांत है, उसके बारे में लीकाक ने ये टिप्पणी की है कि जैसे ही हम आस्टीन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं हैं। हीगल और ग्रीन सहमत नहीं हैं किस बात पर। देखिए, इसमें ऑप्शन जो हैं राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय में, राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में, व्यक्ति तथा राज्य के विरोध के विषय में और इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में। सही उत्तर है दोस्तों, इसमें से जो सही है हीगल और जो ग्रीन है वो किस बात पर सहमत नहीं है। राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में और राज्य व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में। ये दो जो हैं, 2 और 3 ये सही हैं। इस पर हीगल और ग्रीन सहमत नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हीगल ने नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी को देखा है किस रूप में। ऑप्शन है विशिष्टता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, स्वतंत्रता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में और सामंजस्य के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। तो सही उत्तर है, हीगल ने जो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज को देखा था सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। हीगल का राजनीतिक दर्शन जो है उसका आधार विश्वात्मा का विचार है और दुनिया में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वात्मा से
निकली हुई हैं। हीगल का मानना है कि विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता है। सबसे पहले जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर परिवार समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है और अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। ये देखिए लोक प्रशासन से संबंधित विषय है। किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, नॉर्थियोट पार्किंसन, रैमजे म्योर और पीटर ड्रकर। तो सही उत्तर है दोस्तों, कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। ये पार्किंसन यानी नॉर्थियोट पार्किंसन का विचार है। दोस्तों ये जो लंदन इकोनॉमिस्ट पत्रिका थी उसमें एक सिद्धांत निकला कि आकार बढ़ने पर भी काम की मात्रा कम होती है। आकार के बढ़ने पर काम की मात्रा कम होती है, क्योंकि यह नियम पार्किंसन का नियम है। इसका अर्थ है कि काम में वृद्धि न होने पर भी कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, केसी वीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके उनकी कानूनी शक्तियों में कमी, उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति में अवनति, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार और सरकार के बढ़ते हुए कार्यों को करने में उनकी अक्षमता। तो सही उत्तर है दोस्तों, केसी वीयर का जो व्यवस्थापिकों का ह्रास या पतन का अर्थ होता है, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने वाली शक्तियों में उनकी स्थिति में उतार या कमी हो रही है। केसी वीयर की पुस्तक का नाम है लेजिस्लेचर। उसमें उन्होंने एक अध्याय है व्यवस्थापिकाओं का पतन। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल जो व्यू है उसको प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके मिलेट, टीड, बर्नार्ड या लिविंगस्टन द्वारा। तो सही उत्तर है नेतृत्व यानी लीडरशिप के थियरी के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन मिलेट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो, मॉरिसन और रैमजे म्योर। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन मुनरो का है। उन्होंने कहा था कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है कि 50 वर्षों के मतभेद और एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है बिल क्लिंटन, लॉर्ड रॉबर्टसन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मिखाइल गोर्बाचोव। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन जॉर्ज डब्ल्यू बुश का है। उन्होंने 2002 में नाटो संगठन के रोम में कहा था कि एक नाटो रूस संयुक्त परिषद का निर्माण किया गया जो रूस और नाटो के मध्य संयुक्त परियोजनाओं तथा सुरक्षा मुद्दों को क्रियान्वित करने का प्रमुख उपकरण है। अगला प्रश्न है, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है ग्रीन, मुसोलिनी, हीगल और हिटलर। तो सही उत्तर है ये कथन हीगल का है, जो ये कहते हैं कि युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। हीगल आदर्शवादी विचारक हैं, उनके विचार पूरी तरह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। वो राष्ट्रीय राज्य का समर्थन करता है और उसे मानव संगठन का सर्वोच्च रूप मानता है। अगला प्रश्न है, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। ऑप्शन है आपके जॉर्ज केनन द्वारा, हेनरी ट्रूमैन द्वारा, जॉन फोस्टर डलेस द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था जॉन फोस्टर डलेस के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय में हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये किसका कथन है? ऑप्शन देखिए मैकाइवर, फाइनर, ब्राइस और लास्की। तो सही उत्तर है ये कथन लास्की का है, जिनका मानना है कि राजनीतिक दल देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा के सबसे बड़े साधन हैं। अगला प्रश्न है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? ऑप्शन है एक प्रतिदिन के जन्म संग्रह के रूप में, एक कल्पित समुदाय के रूप में, हमारी युग के भ्रम के रूप में और एक सामाजिक संविदा के रूप में। तो सही उत्तर है बेनेडिक्ट एंडरसन ने राज्य को एक कल्पित समुदाय के रूप में माना है। बेनेडिक्ट एंडरसन ये एक सामाजिक, राजनीतिक और इतिहासकार हैं।
1983 में इनकी पुस्तक आई थी इमेजिन्ड कम्युनिटीज, और इसमें उन्होंने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित एक भौतिक प्रगति समाज को अमानवीयकरण की ओर ले जाती है, किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन है कांट, रूसो, मार्क्स और एरिक फ्राम। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्स का ये कथन है, क्योंकि मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना को सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं किया, बल्कि उसके अनुसार प्रतिस्पर्धा पर आधारित पूंजीवादी समाज उस भौतिक प्रगति को बढ़ावा देता है जो संघर्ष और शोषण पर आधारित है और अमानवीकरण की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है, इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान या कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए ये कथन, ये पैरेटो का है। पैरेटो एक अभिजनवादी विचारक हैं। इनका मानना है कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये पैरेटो का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किसे माना जाता है? तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए बिना विकल्प देखे। राजनीतिक यथार्थवाद या पॉलिटिकल रियलिज्म जो है उसके प्रमुख प्रवक्ता या विचारक मार्गेंथाउ हैं, हैंस जे मार्गेंथाउ। और हैंस जे मार्गेंथाउ की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन। अगला प्रश्न देखिए, हमने चर्चा किया है कि यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक माने जाने वाली कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है हैंस जे मार्गेंथाउ। अगला प्रश्न है, बहुलवाद का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया था? ऑप्शन है आपके प्लेटो, लास्की, मार्क्स, गार्नर। तो सही उत्तर है दोस्तों बहुलवाद या प्लूरलिज्म का समर्थन लास्की ने किया था, और ये जो है संप्रभुता की एकलवादी धारणा के विरुद्ध बहुलवाद का विचार आया था। और बहुलवाद का मानना है कि सत्ता का केवल एक स्रोत नहीं है और ये विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में गियरके, मेटलैंड, फिगिस, डिग्विट, ह्यूगो क्रैब और GDH कोल तथा लास्की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? बेब, लिंडसे, क्रैब और हीगल। तो सही उत्तर है दोस्तों हीगल जो है बहुलवाद का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और राज्य को ईश्वर की असीम सत्ता को प्रतिष्ठित करता है। अगला प्रश्न है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है। नागरिकता की ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है आपके विलियम बायड, अरस्तु, लास्की और JS मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है, ये विलियम बायड की परिभाषा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। ऑप्शन है हीगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्रामसी के अनुसार या लेनिन के अनुसार। तो सही उत्तर है दोस्तों सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, ये हीगल का विचार है। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए सूची 1 का सूची 2 से जब आप सुमेलन कराएंगे तो कौन कौन से इसमें देखिए कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल आता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष है। जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति है, मिल का उपयोगितावाद है और लोहिया का सप्त क्रांति है। तो आप इस प्रकार से सही मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए JS मिल महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाएं। देखिए हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। मैकियावेली का सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प है और मार्क्स का जो है ये देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। JS मिल महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की बात करता है। हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रसिद्ध है। मैकियावेली सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प है और मार्क्स वर्ग संघर्ष का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है, हमेशा चर्चा में रहता है, शक्ति या सत्ता भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन लॉर्ड एक्टन का है, जिनका मानना है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
अगला प्रश्न है तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। तो दोस्तों तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व ऑप्शन डी नहीं है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है आपको। राजनीतिक संस्कृति जो है विश्वास और इतिहास की उपज नहीं है। देखिए राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है और राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण और विश्वास का संकलन नहीं है। इसमें से दोस्तों सही कथन है राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगला है इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का संघटक नहीं है। ऑप्शन है आपके आनुभविक विश्वास, व्यक्तिपरक हित, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं। तो सही उत्तर है राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर का संघटक व्यक्तिपरक हित नहीं है, जबकि आनुभविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं ये सभी राजनीतिक संस्कृति के अंग हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इसमें देखिए राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण, ये 4 टॉपिक आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण होते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसको आपको याद कर लेना चाहिए। लुसियन पाई ने समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण या विशिष्टीकरण को राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण माना था और लुसियन पाई की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है, राजनीतिक व्यवस्था का वैध बाह्यकारी शक्ति होती है। लेकिन लक्षण क्या नहीं है, तो इसमें से ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं। अगला प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिविन्यासों का प्रतिदर्श है। ऑप्शन है आपके सिडनी बर्बा, लुसियन पाई, आमंड और पावेल, एलन बाल। तो सही उत्तर है ये कथन आमंड और पावेल का है, जो मानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिमान है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक मत के सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है। ऑप्शन है जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रास, जॉर्ज सेबाइन और नॉर्मन जैकबसन। तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक लियो स्ट्रास को माना जाता है। लियो स्ट्रास ने राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में भेद बताया है और इनकी मान्यता है कि ये दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए अभिजनवादी विचारकों से ही संबंधित है। गुटतंत्र का लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही उत्तर है देखिए रॉबर्ट मिचल्स। जैसे पेरेटो ने क्या किया था, पेरेटो को याद करिए, ये इतिहास को कुलीन तंत्रों का शमशान या कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान मानता है और मोस्का जो है विशिष्ट जन और सामान्य जन में जो है विशिष्ट जन और सामान्य जन की बात करता है। लेकिन मिसेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में गुटतंत्र का लौह नियम का प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इसका प्रतिपादन रॉबर्ट मिचल्स ने किया है। दोस्तों पेरेटो की पुस्तक का नाम द माइंड एंड सोसाइटी है। इसमें उन्होंने अपना सर्कुलेशन ऑफ द एलिट का सिद्धांत दिया है कि जो अभिजन होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं या उनका संचरण होता रहता है। मोस्का की पुस्तक द रूलिंग क्लास, इसमें उन्होंने स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा है।
अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके रैमजे मेयोर, हरमन फाइनर, मैक्स वेबर या फिर लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों ये रैमजे मेयोर का कथन है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। अगला प्रश्न है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लास्की, प्लेटो, अरस्तु या लॉरेंस। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन लॉरेंस का है। लॉरेंस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता की बात करते हुए कहते हैं कि ये राज्यों की वह व्यवस्था है या वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। तो सही है, पार्किंसन का कथन है। मैक्स वेबर क्या हैं? तो दोस्तों मैक्स वेबर एक जर्मन राजनीति वैज्ञानिक हैं और मैक्स वेबर के नाम से नौकरशाही का सिद्धांत या अधिकारी तंत्र के सिद्धांत को महत्वपूर्ण व्याख्या करने का जो इनका सत्ता तंत्र के विचारक हैं। ये एक जर्मन राजनीति विचारक हैं और इन्होंने राजनीतिक शक्ति की अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। तो सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, ये कथन किसका है? सही उत्तर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का मानना है कि सत्ता जो है वो एक औचित्यपूर्ण शक्ति है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार, परंपरागत सत्ता, कैरिस्मेटिक या करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता के रूप में विभाजन किया है। अगला प्रश्न है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके प्लेटो, हीगल, मैक्स वेबर और कार्ल पॉपर। तो सही उत्तर है सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया था और मैक्स वेबर का नौकरशाही या अधिकारी तंत्र का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौकरशाही को दोस्तों वो एक जो है वैधानिक सत्ता या मानते हैं जिसमें विधिक स्तर से पोषित और समर्थित नौकरशाही को उन्होंने संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और राजनीतिक सत्ता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के सत्ताओं की बात की, कानूनी, परंपरागत और करिश्माई। राजनीतिक सत्ता जो है मैक्स वेबर के परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है दार्शनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक या फिर समाजशास्त्री। तो सही उत्तर है दोस्तों मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो ये राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्री अप्रोच से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र के उद्भव, विकास और जो संगठन तंत्र और संस्थाओं के साथ समाज के व्यवहार को वैज्ञानिक रीत से समझने के लिए ये मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो ये यूरोपीय समाजशास्त्री थे। इन्होंने तत्कालीन यूरोपीय समाज की समस्याओं को अपने आधार पर समझने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? तो मैक्स वेबर संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुतावाद या चमत्कारी नेतृत्व। तो करिश्माई सत्ता के रूप में उन्होंने चमत्कारी सत्ता या करिश्माई नेतृत्व की बात की। ये मैक्स वेबर का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके मैरियट, लास्की, रैमजे मेयोर, बेजहाट। तो सही उत्तर है मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये रैमजे मेयोर का कथन है। संसदीय व्यवस्था में दोस्तों मंत्रिमंडल जो होती है वो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है और शासन के संचालन का पूरा दायित्व इसी पर होता है। इसीलिए रैमजे मेयोर ने इसे जहाज रूपी राज्य को घुमाने वाला पहिया कहा है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट वीडियो जिसमें हम राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न परीक्षाओं, विभिन्न अध्यापक परीक्षाओं के लिए जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, साथ ही साथ नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए
या जो है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और कहीं पे कोई असमंजस या दुविधा की स्थिति बने तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।